सबसे पहला जो न्यूज हमने कवर किया वो इंडियन एक्सप्रेस के माध्यम से कवर किया है। इंडियन एक्सप्रेस लिख रहा है, टू इन्वेस्टिगेशन मल्टीपल अरेस्ट रिविजिटिंग द दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस। द इंडियन एक्सप्रेस टेक्स अ लुक एट द की प्लेयर्स एंड द स्टेटस ऑफ द केस अगेंस्ट देम। दोस्तों, इस समय आप एक संस्था का नाम सबसे ज्यादा सुन रहे हैं, उसका नाम है ईडी। पहले के वर्षों में हम एक संस्था का नाम सबसे ज्यादा सुनते थे जिसका नाम था सीबीआई, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो केंद्र सरकार का तोता भी कहा था। लेकिन इस वर्ष हम सबसे ज्यादा किसी संस्था का नाम सुन रहे हैं तो वो है ईडी। और ईडी के माध्यम से जो है हमें दिल्ली सरकार के जो एक्साइज पॉलिसी केस में जिस प्रकार से बहुत बड़ा घोटाला बताया जा रहा है, जिस पर जांच चल रही है, इसको लेकर हम जानेंगे और जानेंगे किस प्रकार से देश की जो सबसे ईमानदार पार्टी बनने का तमगा जो पार्टी लगा रही थी, वो कैसे उसके सारे के सारे मंत्री नेता एक के बाद एक जेल जा रहे हैं। क्या है इन सब का कारण, इन सभी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और बात हम करेंगे कि दिल्ली में जो शराब घोटाला था, उस शराब घोटाला में मंत्री और विधायकों के बाद अब सीधे आम आदमी पार्टी को ही क्यों आरोपी बना दिया गया था। राजनीतिक पार्टियां किस प्रकार से अपने चुनाव को लड़ने के लिए पैसों का इंतजाम करती है, फंडिंग कहां से आती है, फंडिंग की काली दुनिया क्या है यहाँ कालाबाजारी, उन सभी के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो बहुत ध्यान से जो है वो मेरी बातों को जो है वो सुनते रहिएगा और समझिएगा। स्क्रीन पर आपको जो ये व्यक्ति नजर आ रहे हैं, इनका नाम मनीष सिसोदिया जी हैं और ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, जो कि इस समय जेल में बंद है। और इनके ऊपर आरोप लगा हुआ है कि ये दिल्ली शराब घोटाला जो है, इनमें इनकी भूमिका है, जांच जो है वो चल रही है, बातें हम कर रहे हैं। कुछ दिनों के पहले एक घटना हुई 4 अक्टूबर को, जब सुप्रीम कोर्ट में इन्हें पेश किया गया और सुप्रीम कोर्ट में जमानत के बारे में बात चल रही थी, इनके जमानत की याचिका चल रही थी। चूंकि टॉपिक कई दिनों का है, लेकिन मैंने कई सारी चीजों को इसमें सर्च किया और उसके बाद मैं ये टॉपिक आपके सामने इसलिए लेकर आ रहा हूं कि आप समझ सकें कि किस प्रकार से राजनीतिक पार्टियां जो है वो चुनाव लड़ने के लिए जो है वो फंडिंग की व्यवस्था करती हैं, क्या सारी चीजें होती हैं, चाहे वो पार्टी कोई भी हो। आज हम उन सारी पार्टियों के बारे में बात करेंगे, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हो या क्षेत्रीय स्तर की पार्टी हो, कैसे कैसे नई पार्टियों का निर्माण किया जाता है घोटाला करने के लिए, इन सभी पर बात करेंगे। तो मैं कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट यानी कि बुधवार को 4 अक्टूबर, जो बीता हुआ बुधवार है, 4 अक्टूबर को मनीष सिसोदिया की जमानत पर जो है जो याचिका डाली गई थी, उस पर सुनवाई चल रही थी। और कोर्ट ने जब जांच किया तो उस जांच में पूछा कि जो शराब पॉलिसी है, शराब की जो नीति है, इससे क्या आम आदमी पार्टी को सीधा कोई राजनीतिक फायदा हुआ। ठीक है, और फायदा हुआ तो मामले में आरोपी क्यों नहीं बनाया गया। इसके बाद ईडी ने जो है वो कानूनी सलाह लेने की बात की और शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी को जो है वो आरोपी बनाने की जो है वो बात हुई। अब जो जांच एजेंसी है, और जांच एजेंसी के अलावा अगर हम बात करें तो उपराज्यपाल का जो दावा किया जा रहा है, उस दावे के अनुसार कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार जो है वो लगभग 150 करोड़ का जो है वो राजस्व घोटाला यानी कि राजस्व नुकसान हुआ है शराब नीति के कारण। और आरोप है कि इसका इस्तेमाल जो है वो दिल्ली की सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी जो है उससे जो भी पैसा आ रहा है, उस पैसे का खर्च वो दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ने के लिए खर्च कर रही है, यानी कि उसका इस्तेमाल दूसरे राज्यों में चुनाव के लिए कर रही है। इसलिए आम आदमी पार्टी को जो है वो क्या कर दिया जाए, इस राजनीतिक पार्टी की जो फंडिंग हुई है इसी में इसका आरोपी बना दिया गया और इसी पे जो है वो बहस की एक शुरुआत हो गई। अभी तक व्यक्ति आरोपी बना था, अब सीधे पार्टी को जो है वो आरोपी बना दिया गया। आज हम इसी पर पूरा का पूरा जो है वो चर्चा करेंगे, इसको समझेंगे कि किस प्रकार से राजनीतिक पार्टियों की फंडिंग जो है वो होती है, उसकी पूरी कहानी क्या है। दूसरा, फंडिंग कैसे मिलती है, इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है जिससे कि अब फंडिंग आ रहा है, कैश के माध्यम से कैसे फंडिंग आता है, बॉन्ड के जरिए कैसे फंडिंग आता है, कैसे ब्लैक मनी को राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो व्हाइट मनी में बदलती हैं, सरकार की नीतियों पर इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं, इन सभी पर चर्चा हम करेंगे। आप अपने स्क्रीन पर ये एक चार्ट देख रहे हैं, जिस चार्ट के माध्यम से आप पूरी चीजों को समझेंगे। राजनीतिक दलों के पास फंड जुटाने के क्या क्या तरीके हैं आपको देखने को मिल रहा है। सबसे पहला तरीका है सीधे लोगों के जरिए जो है वो राजनीतिक पार्टी जो है वो फंड जुटा सकती है। दूसरा तरीका है कॉर्पोरेट घराने या कंपनियों के जरिए जो है वो राजनीतिक पार्टी जो है वो फंड जुटा सकती है। तीसरा तरीका है पब्लिक या सरकारी फंडिंग के माध्यम से राजनीतिक पार्टियां जो है वो क्या कर सकती हैं, फंड जुटा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही होगी।
एक बार कमेंट करके आप बता दीजिए कि आप सभी को वॉइस जो है वो क्लियर आ रही है कि नहीं, एक बार कमेंट कर दीजिए। सीधे लोगों के जरिए जो है वो, ठीक है, वॉइस क्लियर है। फटाफट एक बार क्लासेस के लिंक को अपने सारे मित्रों के साथ जो है वो शेयर कर दीजिए, और जो भी आपके मित्र जो इस समय जुड़े हों ऑनलाइन ऑफलाइन, उन सभी के साथ जो है वो शेयर कर दीजिए कि वो सभी जो है इसका लाभ उठाएं। फटाफट एक बार क्लासेस के लिंक को जो है वो शेयर भी करते रहिए, और जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन है ऑफलाइन है उनसे सभी से सभी को जो है इन्वाइट कर दीजिए कि वो सभी जो है वो क्लासेस में जुड़कर जो है वो इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, जिसके ऊपर हम लोग जो है वो चर्चा कर रहे हैं, जिस पर हम लोग जो है वो बात कर रहे हैं। ठीक है, फटाफट एक बार क्लासेस के लिंक को जो है वो शेयर भी करते चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के इस टॉपिक पर और भी हम बात करते हैं। इस टॉपिक पर जो है वो और भी हम ध्यान देते हैं कि टॉपिक है क्या और क्या क्या बातें हो रही है। तो जैसा चार्ट पे हमने देखा, चार्ट पे हमने बात की, आप क्या देख रहे थे कि ये तीन तरीके हैं, सीधे लोगों के जरिए, कॉर्पोरेट घराने या कंपनियों के जरिए, या पब्लिक या सरकारी फंडिंग के जरिए जो है वो पैसा इकट्ठा किया जा सकता है। यानी कि देश की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं ये फंडिंग के उन सारे तरीकों को अपनाती है जिससे पैसा आ सकता है। और ये फंडिंग का ये जो पूरा काला खेल है वो मोटे तौर पर इन तीन तरीकों से जो है वो हमें देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने कहा कि कैश के माध्यम से, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से, और तीसरा विदेशी कंपनियों का जो है वो डोनेशन के माध्यम से जो है वो धन लिया जाता है। इनके अलावा कॉर्पोरेट्स घराने जो होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रस्ट बनाते हैं, और ट्रस्ट के जरिए मिलने वाले फंडिंग के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वो कैसे पाया जाता है उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि ये जो सीधे लोगों के जरिए जो फंडिंग होती है वो कैसे होती है, कैश के माध्यम से, पार्टियों के अकाउंट में भेजकर, और इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से। बाकी कॉर्पोरेट घराने और कंपनियों के जरिए, और तीसरा पब्लिक और सरकारी फंड। कॉर्पोरेट या विदेशी कंपनियां जो है वो क्या करती हैं, दो तरह से चंदा देती हैं, एक है इलेक्ट्रॉल ट्रस्ट के जरिए और दूसरा है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए। ठीक है, इसके अलावा पब्लिक या सरकारी फंडिंग को भी हम दो प्रकार से बांट सकते हैं, एक डायरेक्ट पब्लिक फंडिंग और दूसरा इनडायरेक्ट पब्लिक फंडिंग। डायरेक्ट पब्लिक फंडिंग मतलब सरकार राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने के लिए सीधे पैसा देती है। भारत में ऐसी कोई व्यवस्था हमारे यहां नहीं है, इसलिए यहां से तो फंड भारत में किसी भी राजनीतिक पार्टी को नहीं आता है। दूसरा इनडायरेक्ट पब्लिक फंडिंग, इसमें पार्टियों को सरकारी मीडिया में प्रचार करने के लिए मुफ्त समय, रैली के लिए फ्री में स्टेडियम, मैदान, कॉन्फ्रेंस उपलब्ध कराया जाता है। तो ये चीजें आपको भारत में जो है वो देखने को मिल जाती होगी, उम्मीद है समझ रहे हैं। अब समझना है कि कैश के माध्यम से जो है वो कैसे इस गोरख धंधे को बढ़ावा दिया जाता है। तो समझते हैं एक उदाहरण के माध्यम से, ध्यान से बात को समझिएगा। मान लीजिए कोई शख्स है जो कि 2000 रुपए से ज्यादा का चंदा जो है वो कैश में नहीं दे सकता। अब 2000 रुपए से ज्यादा का अगर उसको चंदा देना है तो उसके लिए वो क्या करना होगा, या तो उसको डीडी यानी कि डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा, या तो चेक के माध्यम से, या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से, या इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से जो है वो क्या कर सकता है, किसी राजनीतिक पार्टी को चंदा दे सकता है। जो अभी 2000 की बात है, 2018 के पहले अगर हम बात करें तो कोई भी व्यक्ति जो है वो 20,000 रुपए तक का जो है वो क्या कर सकता था कि चंदा दे सकता था। लेकिन 2018 में फाइनेंस बिल में जो है वो 20,000 के चंदा को घटाकर क्या कर दिया गया, उसे 2000 कर दिया गया। अगर कोई शख्स 2000 रुपए से ज्यादा चंदा देता है तो उसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 यानी कि आरपीए 1951 के तहत पार्टी को डोनर का नाम जो है वो चुनाव आयोग को बताना होगा कि पार्टी जो भी होगी वो जहां से भी चंदा लेगी 2000 से ऊपर, वो बताना होगा कि फलाने डोनर ने जो है हमारी पार्टी को चंदा दिया। और 2000 से कम कोई अगर चंदा देता है तो जो है वो बताने की आवश्यकता जो है वो नहीं है, किसको, चुनाव आयोग को। और इस प्रकार से अगर हम बात करें तो चंदा जो है वो लिया जाता है। लेकिन एक चीज और भी आपको ध्यान रखना है कि कोई शख्स अगर इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए 20,000 से ज्यादा का चंदा देता है तो उसका भी नाम जो है वो गोपनीय रखा जाता है। तो अब राजनीतिक पार्टियां क्या करती हैं, ठीक है, राजनीतिक चंदे में मिली ब्लैक मनी को व्हाइट में कैसे राजनीतिक पार्टियां बदल रही हैं, इस पर हमें बात करना है। अब मान लीजिए कि कोई शख्स है जो किसी पार्टी को 1,00,000 रुपए जो है वो कैश देता है, और इसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट यानी आरपीए के मुताबिक पार्टी को चंदा देने वाले शख्स का नाम जो है वो चुनाव आयोग को बताना होगा। लेकिन होता ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि पार्टियां क्या करती हैं कि इस चंदे को कैश के रूप में 2-2 हजार रुपए करके अलग अलग व्यक्तियों को दिखाकर ले लेती है। और इस तरह मान लीजिए कि अगर 1,00,000 रुपया देना है तो 50 अलग अलग व्यक्ति क्या करते हैं, एक ही व्यक्ति के पैसे से 50 अलग अलग व्यक्ति 2-2 हजार रुपए के हिसाब से जो है वो क्या करते हैं, पार्टी को डोनेट कर देते हैं। और इस समय पार्टी का नाम जो है, डोनर का नाम जो है वो पार्टी को किसी भी चुनाव आयोग को बताने की आवश्यकता नहीं। यानी कि आप क्या देख रहे हैं
कि एक ही व्यक्ति का 1 लाख रुपया जो है वो 50 लोगों के माध्यम से पार्टी के पास पहुंच चुका है। तो इस प्रकार से आप क्या देख रहे हैं कि राजनीतिक दल जो है वो इन सारी चीजों को जो है छुपा लेती हैं और नकदी तौर पर कहां से चंदा आया इसका हिसाब जो है उसको नहीं देना होता है। और इस प्रकार से 1 लाख के ब्लैक मनी को जो है उसने क्या कर लिया, पचा दिया। तो इस प्रकार से ब्लैक मनी को जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ावा मिल रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरी चीज। अभी तक तो हमने कैश की बात की कि अगर कैश में उसको चंदा मिलता है तो राजनीतिक पार्टियां किस प्रकार इसको पचा लेती। दूसरा, अब राजनीतिक चंदा अगर किसी पार्टी को जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में मिलता है तो वो क्या करेगा, लेकिन उसके पहले इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है इसको हम लोग समझ लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पार्टियां किसे कहते हैं ये भी हम देख लेते हैं। तो भारत में अभी कुल 8 राजनीतिक दल जो है जिसे राष्ट्रीय पार्टी का तमगा मिला हुआ है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एक मार्क्सिस्ट है और एक नॉर्मल है। और इसके अलावा आप देख रहे हैं कि ये पीपल्स पार्टी दिख रही है, बहुजन समाज पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। ये 8 पार्टियां हैं। पार्टियों को कहां से चंदा मिलता है इसके ऊपर हम लोग बात कर ही रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 जो है वो क्या क्या काम करता है जिसके ऊपर हमने बात किया था अभी थोड़ी देर पहले। तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन का काम करता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज यानी कि जितने भी राजनीतिक दल हैं उनका नामांकन रजिस्ट्रेशन कराता है, चुनाव कराता है, बाई इलेक्शंस कराते हैं। इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट है, किसी भी प्रकार का अगर कोई विवाद है तो उस पर समझौता। इलेक्शन ऑफेंसेस जो है उस पर ध्यान रखता है। एक्चुअल कंडक्ट ऑफ इलेक्शन जो है, इन सारी चीजों को जो है इस पॉलिसी के तहत जो है, इस एक्ट के तहत जो है, आरपी एक्ट 1951 के तहत जो है वो देखा जाता है। ठीक है, कैश के रूप में जो चंदा आया उसे किस प्रकार से पार्टियां जो हैं वो निगलती हैं इसके बारे में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले सारी जानकारी जो है वो दे दी है। उम्मीद है कि इस जानकारी को आप समझ रहे होंगे। कैसा लग रहा सेशन कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अपने कमेंट जो है वो करते रहें दोस्तों। अगर आप लाइव देख रहे हैं तो लाइव कमेंट करिए और रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो आप रिकॉर्डेड जो है वो कमेंट करते चलिए, आप बताते चलिए कैसा लग रहा है सेशन आपको। ठीक है, चले आगे बढ़े। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के जो है इसके बारे में और भी बात करते हैं। तो ये कैश तो आपने देख लिया, अब देखना हमें इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से जो है वो क्या। तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉल बॉन्ड क्या होता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जो है एक बियरर चेक की तरह होता है। तो इस पर ना तो बॉन्ड खरीदने वाले का नाम होता है और ना इस पार्टी का नाम होता है जिसे ये दिया गया है। तो कहां और कैसे मिलता है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड। तो आमतौर पर अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार ने जो है वो जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर में 10-10 दिन के लिए इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को खरीदने के लिए एक समय सीमा तय की है और इसे एसबीआई के जो भी ब्रांच है वहां से जो है वो लिया जा सकता है। हाउ एन इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स वर्क्स, कैसे कैसे इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स काम करता है, वो सारी प्रक्रियाएं जो है वो आपको आपके स्क्रीन पर जो है वो देखने को मिल रही है कि किस किस प्रकार से जो है वो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड काम करता है। मैंने कहा कि एसबीआई, तो एसबीआई कहां, तो जो भी प्रदेश हैं उन प्रदेशों के राजधानियों में, जैसे कि उत्तर प्रदेश में बात करें तो लखनऊ, बिहार में बात करें तो पटना, मध्य प्रदेश में बात करें तो भोपाल, ऐसे करके एसबीआई के टोटल ऑफ ऑल ओवर इंडिया अगर हम बात करें तो 29 ब्रांचों में जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड मिलेंगे। और इस सारे के सारे जो बैंक होंगे वो कौन होंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो है यहां आपको देखने को मिलता है। अब कौन कौन खरीद सकता है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड, ये एक सबसे बड़ा प्रश्न है। तो कोई भी भारतीय नागरिक जो है वो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीद सकता है। कोई भी हिंदू अविभाजित परिवार का जो है वो कोई इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीद सकता है, कोई कंपनी खरीद सकता है, कोई फॉर्म कर सकता है, कोई लोगों का एसोसिएशन खरीद सकता है, कोई एजेंसी खरीद सकता है, कोई भी जो है वो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीद सकता है। अब इलेक्ट्रॉल बॉन्ड कितने कितने रुपए का होता है, कैसे कैसे खरीद सकते हैं, इन सभी के बारे में हम बात करें तो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड दोस्तों 1000 का भी होगा, 10,000 का भी होगा, 1 लाख का भी होगा, 10 लाख का भी होगा, 1 करोड़ का भी। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो कुल 5 प्रकार के इलेक्ट्रॉल बॉन्ड है, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। ठीक है, अब कौन सी पार्टी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड ले सकती है, ये आपके दिमाग में प्रश्न होगा। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉल बॉन्ड लेने के लिए जो है कुछ शर्तें, क्या क्या शर्तें हैं। पहला शर्त यह है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत जो है जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है वही इलेक्ट्रॉल बॉन्ड ले सकती है। ठीक है ना। दूसरा ये है कि वो पार्टी जो कि अभी हाल फिलहाल में विधानसभा या आप समझिएगा लोकसभा का चुनाव हुआ तो टोटल वोट में कम से कम 1% वोट उसको मिले हैं तो जो है वो इस इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को ले सकते हैं। इसका अर्थ सीधे यही है कि कोई भी नई नवेली जो पार्टी है या छोटी मोटी जो पार्टी है वो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड नहीं ले सकती है। ठीक है ना। अब कितने दिनों में इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को कैश किया जा सकता है, तो जितने दिन में इलेक्ट्रॉल बॉन्ड लिया गया है
उसके 15 दिन के बाद जो है उस इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को जो है वो कैश किया जा सकता है। आप देखिए ये पूरा का पूरा जो भी सारी चीजें मैं है वो मैं बता रहा हूं। अवेलेबल परचेज फॉर अ पीरियड ऑफ 10 डे इज द मिंट, ठीक है ना। ये सारी चीजें जो है वो आपको जो है वो देखने को मिल रही है, जो कि सारी चीजें मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि कई सारी पार्टियां जो हैं वो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से भी हजारों करोड़ रुपया ले रही है और उसको भी जो है वो क्या कर रही है, हजम कर रही है। और देश में अगर हम बात करें तो 5 जो टॉप राजनीतिक पार्टियां हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनको सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से अगर हम बात करें तो जो भी फंडिंग मिल रही है उस फंडिंग में से 70 से 80% जो फंडिंग मिल रही है वो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से मिल रही है। अब इस आंकड़े को ध्यान देखिए, राजनीतिक पार्टियों को इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से हुई सबसे ज्यादा फंडिंग जो हुई है, टोटल 16,434 करोड़ रुपए जो है डोनेशन मिले हैं, जिसमें से इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से 56% के आसपास डोनेशन मिले हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर से जो है 28% और अन्य सोर्स से जो है वो 16% जो है वो आपको डोनेशन मिले हैं। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से डोनेशन लेने वाली जो टॉप पार्टी है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से जो डोनेशन मिले हैं वो मिले हैं भारतीय जनता पार्टी को 5,271 करोड़ रुपए, फिर कांग्रेस को, फिर उसके बाद एनआईटीसी को, फिर बीजेडी को, डीएमके को। ये आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा 7 नेशनल पार्टियों का जो है वो आंकड़ा आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है कि किसको क्या क्या मिला है, ठीक है। ये देख रहे हैं पॉलिटिकल फंडिंग की काली दुनिया। ये इलेक्ट्रॉल बॉन्ड देखने में ऐसा लगता है ये एक जो है वो नमूना है, 1,000 रुपए का इलेक्ट्रॉल बॉन्ड एसबीआई का आप अपने स्क्रीन पर देखने को आपको मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है वो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से जो रकम है, ठीक है, उस इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से भी मिले हुए रकम को जो है वो क्या कर सकते हैं कि जो भी पार्टियां हैं वो क्या कर रही हैं, हजम कर रही हैं, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं जिसके ऊपर हम लोग जो है वो बात कर रहे हैं, इसको समझ रहे हैं। और क्या क्या जानकारियां हैं उन जानकारियों के ऊपर हम आते हैं। एनजीओ को टैक्स पर 50%, जबकि राजनीतिक दल को 100% की छूट मिलती है, टैक्स एग्जम्पशन। पॉलिटिकल पार्टी आईटी एक्ट के सेक्शन 80GG और 80GG से 100% तक छूट पा लेती है। एनजीओ आईटी एक्ट के सेक्शन 80G से 50% तक की जो है वो छूट पाती है, जो आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट भी लगाया गया, जिससे विदेशों से अगर कोई ले रहा है तो उसके ऊपर भी क्या किया जा सके, उसके ऊपर भी जो है वो थोड़ा सा लगाम जो है टाइट किया जा सके, ठीक है ना। अब एक चीज और भी समझना है कि सेक्शन 154 रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक के माध्यम से जो है इसको जांच किया जाता है ना। 182 ऑफ कंपनीज एक्ट जो है, ये कुछ ऐसे ये जो नियम है, ऐसे कुछ कानून है जिसमें कि अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स जो आप ये जो भी राजनीतिक पार्टियां जो चंदा ले रही हैं उसके ऊपर है, आप देख सकते हैं, जिसके ऊपर हमने बात किया। जैसे 1976 में एफसीआरए का कानून बनाया गया, जिसका मकसद क्या था कि राजनीतिक दलों को विदेशों से जो चंदा मिल रहा है उसको नियंत्रित किया जाए। 2004 से लेकर 2009 के बीच में विदेशी कंपनी जो है, एक नाम है वेदांता, वो भी भारत में जो रजिस्टर्ड सब्सिडरी कंपनी के रूप में जो थी, और इसने कांग्रेस और बीजेपी को चंदा दिया था। 2010 में एफसीआरए एक्ट 1976 को हटाकर एफसीआरए एक्ट 2010 लाया गया, जिसमें कोशिश ये किया गया कि जो भी फंडिंग आ रही है उसके ऊपर जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो क्या किया जा सके, नियंत्रण जो है वो किया जा सके। तो ये सारी जानकारियां आपको देखने को मिल रही है। बीजेपी सबसे अमीर पार्टी है और कांग्रेस जो है वो आपको तीसरे नंबर पर दिख रही है। ये सारी आंकड़े जो है वो आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये सारे आंकड़े जो हैं वो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से स्थिति आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। जिन पार्टियों ने नगद चंदा जीरो दिखा रखा है उनके खाते में भी करोड़ों रुपए का झोल जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ये भी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड भी जो है वो क्या हो गया है, एक प्रकार का अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जो है वो भी एक प्रकार से घोटाला देखने को मिल रहा है। अब इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए जो चंदा लिया जाता है उसका वोटर के ऊपर कैसे असर पड़ता है, एक प्रश्न और भी आपके दिमाग में आ सकता है। तो जनता वोट के जरिए सरकार को चुनती है ताकि वो लोगों को जो है वो लाभ पहुंचा सके, लेकिन इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जो है वो जनता की उम्मीद को तोड़ने का काम करता है, क्योंकि जो भी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो किसी भी गुमनाम कॉर्पोरेट घराने से जब पैसा लेती है तो सरकार बनने के बाद उस राजनीतिक पार्टियों का जो सबसे पहला उद्देश्य होता है कि उस कॉर्पोरेट घराने को जो है वो ज्यादा से ज्यादा फायदा कराना। और इस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो इस हिसाब से हम क्या देख रहे हैं कि ये घोटाले जो हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं। उम्मीद है कि आप जो है इस सारी बातों को जो है वो समझ रहे होंगे कि क्या है ये सारा चीज, ठीक है। तो कैसा लगा टॉपिक जरूर बताएं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ये पहला टॉपिक जिस पर हम लोगों ने जो है वो चर्चा की